न्यू ऑरलियंस 1918 एक शहर जो हर रात संगीत से जीवित था, जहां हर मोहल्ले से जैज के सुर सुनाई देते थे। सड़कों पर लोग नाचते, बार्स में तुरही की गूंज होती और हर कोने में जिंदगी की एक नई धड़कन महसूस होती थी। ये शहर रात के वक्त सच में जीवित होता था, जैसे सुर और धुन इसकी नसंस में दौड़ते हों। लेकिन इस रोशनी के शहर में एक ऐसा अंधेरा भी छुपा था, जिसका जिक्र लोग सिर्फ अफसानों में करते थे। शहर में एक डर छुपा था, जो पहले तो धीरे धीरे महसूस हुआ, मगर फिर उसने हर दिल में अपनी जगह बना ली। हर किसी के चेहरे पर एक बेचैनी थी, एक अनजानी सी खौफ का एहसास। ऐसे वक्त में जब लोगों को लगता था कि उनकी जिंदगी सामान्य है, एक नामालूम साया उनकी खुशी छीनने चला आता था। इस शहर में एक कातिल था, ऐसा कातिल जिसका न चेहरा किसी ने देखा, न उसकी आमद की कोई आहट सुनी गई। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, न्यू ऑरलियंस का एक्समैन। जून की गर्मी अपनी ऊंचाइयों पर थी। रात के वक्त भी हवा में एक गर्मी थी, जो पसीने से भीगी चारपाइयों और पंखे के नीचे सोए हुए लोगों को महसूस होती थी। जोसेफ मैगियो और उसकी पत्नी कैथरीन एक दुकान चलाते थे। उनका घर उसी दुकान के ऊपर था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, एक साया उनके घर में दाखिल होता है। न कोई दरवाजा तोड़ता है, न कोई खिड़की। वह सिर्फ आता है और अपनी भनक तक नहीं पड़ने देता। अचानक कुछ ही लम्हों में जोसेफ और कैथरीन दोनों खून में लथपथ हो जाते हैं। कुल्हाड़ी के वार इतने ज्यादा और जोरदार थे कि कमरा एक लगाह बन चुका था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हर चीज वही होती है, सामान जहां का तहा, न कोई चोरी, न कोई मकसद, सिर्फ हत्या। और वह भी ऐसे तरीके से जैसे कातिल ने किसी इंसानी जिस्म से नहीं, किसी पत्थर से डील किया हो। लोग हैरान थे, क्या ये निजी दुश्मनी थी? क्या किसी ने बदला लिया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सुराग तो दूर की बात थी। बुनियादी तर्क भी काम नहीं कर रहा था। और जब तक लोग इस पर बात कर रहे थे, एक और हमला हो गया। इस बार शिकार बने लुई बेसुमर और हैरियट लो। लुई एक ग्रोसर था और हैरियट उसकी प्रेमिका। वे दोनों भी रात को सो रहे थे जब उन पर भी वही तरीका इस्तेमाल हुआ, कुल्हाड़ी के वार, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गवाह के। लुई किसी तरह बच गया, लेकिन हैरियट ने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर था। जब ये हमले बढ़ने लगे तो लोगों के दिल में एक अलग ही खौफ पैदा होने लगा। शहर की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लोग शाम होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते, दरवाजों पर ताले, खिड़कियों पर जंजीरें। हर किसी को लगता कि अगला निशाना वो हो सकता है। अखबारों में हेडलाइंस बनने लगीं, एक और एक्समैन हमला, न्यू ऑरलियंस स्तब्ध, हत्यारा अब भी आजाद, न सुराग, न गवाह। इस कातिल के हमलों में एक पैटर्न था, एक कुल्हाड़ी जो या तो घर के अंदर से मिलती या पीछे के आंगन से उठाई जाती थी। ये भी एक अजीब सी बात थी। कातिल अपना हथियार घर के अंदर से ही उठाता और फिर उसे किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल करता। न कभी पैसे चुराए, न गहने, न कोई कीमती चीज ली। सिर्फ हत्या करता, जैसे हत्या ही उसका मकसद हो। थ्योरीज चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा यह कोई पागल इंसान है जो अपने दिमाग से हाथ धो बैठा है। कुछ ने कहा कि यह कोई भूत है, कोई शैतानी आत्मा जो सिर्फ मौत लाने के लिए दुनिया में भेजी गई है। कहानियां बनने लगी। हर मोहल्ले में नए अफसाने गढ़े जाने लगे। एक बच्चा सो नहीं पाता था बिना ये सोचे कि क्या एक्समैन उसके घर भी आ सकता है। एक दिन एक और हमला होता है। चार्ल्स रोमानो और उसकी फैमिली पर कुल्हाड़ी से हमला होता है। ये फैमिली भी इतालवी प्रवासी थी। और यहीं से पुलिस ने एक नया एंगल एक्सप्लोर करना शुरू किया। क्या एक्समैन सिर्फ इतालवी समुदाय को टारगेट कर रहा था? क्या इसके पीछे कोई नस्लीय घृणा का एंगल है, या फिर कुछ और गहरी साजिश? लेकिन जितनी बार वे जांच करते, उतना ही ये केस और उलझता गया। कोई स्पष्ट मकसद नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं,
नहीं कोई ऐसा गवाह जो बता सके कि कातिल किस तरफ से आया और किस तरफ गया। हर बार वह आता, अपना काम करता और हवा में घुल जाता, जैसे उसका वजूद किसी और दुनिया का हो। फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। अखबार के दफ्तर में एक लिफाफा आता है। उस पर लिखा होता है फ्रॉम हेल। जब वह लिफाफा खोला जाता है तो अंदर एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी में लिखा गया होता है, उन्होंने मुझे कभी नहीं पकड़ा और कभी नहीं पकड़ पाएंगे। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा क्योंकि मैं अदृश्य हूँ, जैसे वह ईथर जो तुम्हारी पृथ्वी को घेरे हुए है। मैं कोई मानव नहीं हूँ, बल्कि एक आत्मा हूँ और सबसे गर्म नरक से आया एक दानव। ये वो अल्फाज थे जो किसी भी इंसान के रगों में सिहरन पैदा कर देने वाले थे। उसने लिखा कि वो नर्क से आया है और अगला हमला किस दिन होगा। लेकिन सबसे अजीब बात उस चिट्ठी में ये थी, उसने कहा कि जिस घर में उस रात जैज़ बज रहा होगा, वहां वह नहीं आएगा। क्या यह एक मजाक था या एक विकृत जुनून? इस चिट्ठी के बाद न्यू ऑरलियंस का माहौल बदल गया। हर बार, हर रेस्तरां, हर स्ट्रीट कॉर्नर जैज़ से गूंज उठा। लोगों ने अपने घरों में संगीत बजाना शुरू कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इस तरह वे कातिल से बच जाए। रात भर जैज़ बजा, लोगों ने सैक्सोफोन और तुरही बजाई, और वो शहर जो कभी खौफ के साए में था, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया। लेकिन इस ऊर्जा के पीछे एक बेचैनी थी। क्या ये सब काफी होगा? एक्समैन ने उस रात किसी पर हमला नहीं किया। शायद ये इत्तिफाक था। शायद उसने सच में संगीत पसंद किया। शायद ये सिर्फ एक खेल था उसके लिए, एक विकृत भूल भुलैया जिसमें हर शख्स सिर्फ एक मोहरा बन चुका था। इसके बाद भी कुछ और हमले हुए। पहले की तरह कुल्हाड़ी, पहले की तरह बर्बरता। हर बार पुलिस नए संदिग्धों को गिरफ्तार करती, नए सवाल उठते, लेकिन जवाब हमेशा उनके हाथों से फिसल जाता। कहीं से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। एक्समैन फिर से एक रहस्य बन गया, एक साया जो कभी कभी आता और फिर हवा हो जाता। वक्त गुजरता गया। एक्समैन का सिलसिला धीरे धीरे थम गया। शायद वह थक गया था, या शायद उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। लोगों के जख्म तो भर गए, लेकिन उस डर की निशानियां उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गईं। आज भी जब न्यू ऑरलियंस की गलियों में कोई सैक्सोफोन बजता है, तो लोग एक पल को रुक कर सोचते हैं, क्या एक्समैन वापस आ सकता है? ये सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं थी। ये उन जज्बातों की दास्तान थी जो लोगों ने महसूस किए, डर, बेचैनी, अनिश्चितता। ये कहानी है एक शहर की, जिसे एक नामालूम साया छू कर चला गया। आज भी जब कोई जैज़ की धुन में खो जाता है, तो कहीं न कहीं एक पल के लिए वह एक्समैन के खौफ को महसूस करता है। न्यू ऑरलियंस एक शहर है जहां संगीत जिंदा है, लेकिन कहीं उस संगीत के नीचे छुपा है एक राज, एक नामालूम कातिल, एक मिस्ट्री, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। उसका वजूद हवाओं में घूमता है, और लोग सिर्फ इतना कह पाते हैं, एक्समैन ऑफ न्यू ऑरलियंस। वह आया था, उसने कत्ल किया था, और फिर वह चला गया। शायद हमेशा के लिए, शायद किसी अगले संगीत के शहर में जाने के लिए। जब एक्समैन का वो अजीब सा खत अखबार में छपा, तो पूरा न्यू ऑरलियंस हिल गया। 19 मार्च 1919 की रात, शहर के हर कोने में जैज़ बज रहा था। जो लोग पहले कभी जैज़ नहीं सुनते थे, उन्होंने भी उस दिन अपने घरों में जोर जोर से बजाया। कुछ लोगों ने तो लाइव बैंड तक बुला लिए, अपने बरामदे में बैठाकर, सिर्फ इसलिए कि एक्समैन से बच सकें। क्लब और बार लोगों से भर गए थे। डर ने शहर को एक जश्न में बदल दिया था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उस रात एक्समैन ने किसी को नहीं मारा, और इसी बात ने इस कहानी को और ज्यादा अजीब बना दिया। ये कैसा कातिल था जो ऐसे अजीबोगरीब नियम मानता था? क्या वो कहीं छिपकर लोगों को नाचते, गाते, जीते देख रहा था और मुस्कुरा रहा था? फिर कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। शहर फिर से थोड़ा सामान्य लगने लगा। कुछ लोगों ने सोचा शायद वो पत्र मजाक था। हो सकता है असली एक्समैन ने लिखा ही न हो।
लेकिन अगस्त 1919 में वो खामोशी फिर से खून से टूटी। 10 अगस्त को स्टीव बोका नाम का एक और इतालवी ग्रोसर अपने घर में हमला झेलता है। वो जिंदा बच जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। पिछले मामलों की तरह उसे भी किसी भारी चीज से सोते वक्त मारा गया था। दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा गया था, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ। वही पुराना पैटर्न। कातिल कोई निशान नहीं छोड़ता था। रात के अंधेरे में आता, जोर का वार करता और बिना आवाज के गायब हो जाता। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 3 सितंबर को सारा लॉमन, एक जवान लड़की जो अकेली रहती थी, उसी तरह से हमला झेलती है। वो भी जिंदा बच जाती है, लेकिन उसका सिर इतनी जोर से फोड़ा गया था कि वो खून से लथपथ मिली। पड़ोसियों ने उसका दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। जब एक दिन तक वो दिखाई नहीं दी, फिर से वही तरीका। दरवाजे का एक हिस्सा छीलकर अंदर घुसा गया था। और फिर से एक कुल्हाड़ी मिलती है, इस बार सारा की अपनी। अब ये बिल्कुल साफ था, एक्समैन वापस आ चुका था। और अब भी वो अपने शिकार सोच समझकर चुनता था। ज्यादातर लोग इतालवी थे या अप्रवासी। बहुत से या तो ग्रोसर थे या किराने की दुकानों के पास रहते थे। और सभी को सोते वक्त मारा गया। लेकिन वजह अब भी एक रहस्य थी। क्या वो किसी विशेष समुदाय को सजा दे रहा था? या फिर वो कोई मानसिक रूप से परेशान इंसान था? या कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो न्यू ऑर्लियंस के अंधेरे में छिपा हुआ था? एक्समैन का आखिरी मर्डर 27 अक्टूबर 1919 को रिकॉर्ड हुआ। फ्रैंक पेपिटोन, एक और ग्रोसर, अपनी पत्नी के साथ सो रहा था जब उस पर बार बार कुल्हाड़ी से वार किया गया। उसकी पत्नी ने कातिल को देखा, लेकिन सिर्फ एक साया जैसा इंसान अंधेरे में गायब होता हुआ। फ्रैंक की जान चली गई और शहर एक बार फिर दहशत में डूब गया। लेकिन इस बार कोई खत नहीं आया, कोई धमकी नहीं, कोई जैज की मांग नहीं। एक्समैन ने मारा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद हमले पूरी तरह से बंद हो गए। न कोई ग्रोसर खून में डूबा मिला, न कोई दरवाजा छिला गया। ऐसा लगा जैसे एक्समैन हवा हो गया हो। कुछ लोगों ने कहा शायद वो मर गया होगा। कुछ ने सोचा वो किसी और शहर चला गया होगा और वहां नए नाम से अपनी हत्याएं शुरू कर दी होंगी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि शायद एक्समैन कभी था ही नहीं। शायद अलग अलग कातिल एक दूसरे के तरीके कॉपी कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये एक ही आदमी था, एक भूत जैसा इंसान जिसे खून का नशा था, जैसे प्यार था और अमन से नफरत थी। पुलिस कभी एक्समैन को पकड़ नहीं पाई। सालों तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन किसी पर भी कोई सबूत नहीं मिला। एक थ्योरी एक आदमी पर फोकस करती है, जोसेफ मम्फ्रे। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और शायद मर्डर तक। दिलचस्प बात ये थी कि मम्फ्रे को 1921 में लॉस एंजेलिस में एस्थर एल्बानो ने गोली मार दी। एस्थर के पति माइक पेपिटोन एक्समैन के आखिरी शिकारों में से एक थे। एस्थर का कहना था कि उसे पूरा यकीन था कि मम्फ्रे ही उसके पति का कातिल था। टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट थी। लेकिन पुलिस ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी लोग कहते हैं कि उसके मरने के बाद ही हत्याएं रुक गई थी। आज भी 100 साल बाद भी ये मिस्ट्री अनसुलझी है। इतिहासकार, लेखक, ऑनलाइन डिटेक्टिव, सबने इस केस को सुलझाने की कोशिश की। पुरानी पुलिस फाइलें देखी गईं, सबूत दोबारा जांचे गए, लेकिन सच अब भी कहीं छुपा हुआ है। बहुत कुछ मिसिंग है। न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई कबूलनामा, सिर्फ एक शिकारों की लिस्ट, कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स और वो एक अजीब सा खत जो अब भी लोगों को ठंडे पसीने में डुबो देता है। कुछ लोग कहते हैं एक्समैन एक मानसिक रोगी था जो समझता था कि वो किसी अंधे मिशन के लिए चुना गया है। कुछ सोचते हैं कि वो एक अपराधी था जो इतालवी समुदाय को डराना चाहता था। और कुछ मानते हैं कि ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा थी। शायद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, भ्रष्ट पुलिस या कुछ अलौकिक।
आखिर कोई आदमी बार बार किसी के घर जाकर बिना आवाज किए मारकर, बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो सकता है? जो डर उसने पैदा किया वो असली था। लोगों के लिए रात को सोना मुश्किल हो गया था। परिवारों ने अपने दरवाजों में नए ताले लगवाए। कई लोग शहर छोड़कर चले गए। बच्चों से कहा गया कि एक्समैन का नाम तक मत लेना, कहीं वो वापस न आ जाए। और फिर भी कोई नहीं जानता था कि वो कब और क्यों हमला करेगा। वो हमेशा नहीं मारता था। कभी कभी उसके शिकार बच भी जाते थे, कभी कभी महीनों तक कुछ नहीं होता था। लेकिन हर हमले के बाद एक ही चीज मिलती थी, दरवाजा छिला हुआ, खून से भरी कुल्हाड़ी, और पूरा शहर खौफ में डूबा हुआ। एक्समैन के पास कोई साफ मकसद नहीं था। न पैसा चुराता, न गहने, न अमीर को निशाना बनाता, न गरीब को। बदला भी नहीं लगता था। क्या वजह थी कि वो किसी को चुनता था? इसी बात ने लोगों के दिमाग में एक स्थायी डर बिठा दिया था। वो सिर्फ जान नहीं लेता था, वो सुकून छीन लेता था। घर, बिस्तर, सपने, कुछ भी महफूज नहीं था। आज भी न्यू ऑरलियंस के कुछ पुराने घरों में उन रातों के निशान हैं। एक पैच किया हुआ दरवाजा, एक टूटी हुई खिड़की, या एक याद जो कभी नहीं जाती। उसका नाम अब भी जिंदा है, किताबों में, पॉडकास्ट्स में, फिल्मों में। और जब शहर रात में बिल्कुल शांत हो जाता है, जब जैज़ का संगीत धीरे धीरे खत्म होता है, कुछ लोग अब भी सोचते हैं, क्या वो अब भी कहीं जिंदा है? एक्समैन की कहानी का आखिरी हिस्सा उसकी पहचान नहीं है, बल्कि उसका असर है। कैसे एक इंसान ने सिर्फ 2 सालों में एक मुस्कुराते, बजाते, जीते शहर को डर के सपने में बदल दिया। उसकी कुल्हाड़ी अब शांत हो चुकी है, लेकिन उसका खौफ अब भी गूंजता है। मार्च 1919 में जब एक्समैन का वो डरावना खत आया, उसके बाद न्यू ऑरलियंस की हवा ही बदल गई थी। शहर के लोग इतने डर गए थे कि उस रात हर कोने में सिर्फ जैज़ बज रहा था। कोई क्लब खाली नहीं था, हर घर में ग्रामोफोन फुल वॉल्यूम पर बज रहा था, और हर गली, हर चौराहे से सिर्फ ट्रम्पेट और सैक्सोफोन की आवाज आ रही थी। लोगों ने सोचा, अगर म्यूजिक से जान बचती है तो बजाओ। और हाँ, उस रात कोई मर्डर नहीं हुआ। और फिर एक्समैन चुपचाप गायब हो गया। लेकिन भाई, ये खामोशी कोई जीत नहीं थी, ये सिर्फ एक और पहेली थी। पुलिस भी कंफ्यूज थी, जर्नलिस्ट भी परेशान। सवाल ये उठा, क्या एक्समैन सिर्फ ध्यान चाहता था? क्या उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था? या फिर कोई और वजह थी उसके रुक जाने की? कोई क्लू नहीं मिला, कोई नया खत नहीं, और न ही कोई और खूनी सीन। शहर भर में सिर्फ कंफ्यूजन थी। कुछ लोग कहने लगे, क्या एक्समैन वाकई में सिर्फ एक शख्स था? या ये सब सिर्फ एक कहानी थी जो हकीकत बन गई? फिर थ्योरीज आनी शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी का पर्सनल बदला था, खासकर इटालियन ग्रोसर्स के खिलाफ, क्योंकि ज्यादातर विक्टिम्स इटाली अमेरिकन दुकानदार ही थे। दूसरी थ्योरी ये थी कि वो मेंटली अनस्टेबल इंसान था, जो खुद को म्यूजिक या डार्कनेस का कोई एजेंट समझता था। और कुछ लोगों ने तो सुपरनैचुरल एंगल भी निकाल लिया। बोले कि एक्समैन कोई इंसान ही नहीं था, कोई आत्मा थी जो डर और म्यूजिक से अपनी ताकत लेती थी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के पास कभी भी कोई सॉलिड सस्पेक्ट नहीं था। एक नाम जरूर आया, जोसेफ मॉम्फ्रे, एक क्रिमिनल जिसका पास्ट वायलेंट था। बाद में एक क्राइम राइटर कॉलिन विल्सन ने लिखा कि एक औरत थी, एस्टर अल्बानो, जिसका हस्बैंड एलिजेडली मॉम्फ्रे ने ही मारा था। कहते हैं उसने मॉम्फ्रे को 1920 में लॉस एंजेलिस में ढूंढ के मार दिया और बोला कि वही एक्समैन था। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जोसेफ मॉम्फ्रे का कोई सॉलिड रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ना पुलिस फाइल्स में, ना किसी डेथ सर्टिफिकेट में, कुछ भी नहीं। यानी कि ये तो जैसे एक साया था, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। शहर ने मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन एक्समैन के चक्कर में कम से कम 6 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। पूरा शहर एक वक्त में थर्रा गया था, लेकिन उस कातिल का कुछ पता नहीं चला। ना उसका चेहरा, ना उसके इरादे, कुछ नहीं। और सबसे अजीब बात ये थी, ये सिर्फ एक किलर नहीं था,
ये एक परफॉर्मर था। उसका खत, उसकी टाइमिंग, उसका जैज का ऑब्सेशन, ये सब बताता है कि वो सिर्फ खून नहीं चाहता था, वो कंट्रोल चाहता था, शहर के लोगों का ध्यान चाहता था। और एक वक्त था जब उसके पास वो सब कुछ था। आज भी एक्समैन का जिक्र न्यू ऑर्लियंस की फोकलोर का हिस्सा है। उस पर गाने लिखे गए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, नॉवेल्स में लिखा गया है, यहाँ तक कि अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसे टीवी शोज में भी दिखाया गया है। टूर गाइड्स आज भी लोगों को उसके क्राइम सीन पर ले जाते हैं और कहते हैं, यहाँ से गुजरता था एक्समैन जब शहर जैज बजा रहा था। लेकिन सालों बाद भी एक सवाल वही का वही है, वो वाज द एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लियंस? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। और हो सकता है यही एक्समैन चाहता था। अगर आपको ये कहानी भी उतनी ही स्पाइन चिलिंग लगी जितनी हमें, तो वीडियो को लाइक करो, डिजिटल राजनामा को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डार्क मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड क्राइम्स। और हाँ, अगर आपके पास कोई थ्योरी है कि एक्समैन असल में कौन था, तो कमेंट में लिखो, हमें पढ़कर मजा आता है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे सेफ।